अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फ़ेल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 22 यानी लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं। और जो हम आज का टॉपिक होगा, इनका उन्वान होगा, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा होगा। और इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे सार्क ममालिक से, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान आते हैं, उसके मुतालिक हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आज ज़रा शुरू से आखिर तक देखिएगा आप, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम है, वो क्यों बनाई गई है और उसका क्या मकसद क्या था, और असल जो उसका कंटेंट है, जो असल उसकी बातें हैं, जैसे उसके पर्पज़ में आता है कि पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। अब ये अगर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशंस जो उस वक्त फाउंडेड होती है, यानी कि जब हमारे को जब मिलती है, यानी कि जब ये तश्कील में आती है, तो उसके हिसाब से 24 अक्टूबर 1945 में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 51 कंट्रीज़ ने कमिटेड किया था कि दोबारा जंग नहीं होगी। और उसको हम पीस एंड सिक्योरिटी में इनका पहला मुद्दा था, पहला पर्पज़ ही यही था। अगर इसमें देखा जाए तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशंस, यानी कि दोस्ताना और जद्दगाना जो ताल्लुकात हैं वो कायम किए जाएंगे, और बैन-अक़वामी अमन जो है वो कायम किया जाएगा। अगर सोशल प्रोग्रेस में देखा जाए तो उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा, और लिविंग जो है, जो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, उसको एक अच्छे तरीका मुकाम दिया जाएगा। और उसी के हिसाब से जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, वो दिए जाएंगे। अब ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन तश्कील में आई, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लीग ऑफ नेशन काम कर रही थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई, वो भी यही सारे पॉइंट्स लेके चल रही थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। वो इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। सिंपल रीज़न, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई तो इट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके सारे जितने भी जो चार्टर रखे गए, जो भी मैनिफेस्टो रखा गया, जो पॉइंट्स रखे गए, वो रद्द अमल में नहीं आए। तो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट आया। अब यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा हो तो इसके जो ग्रेजुअली मेंबर्स बने, जो उस वक्त कॉलोनीज ख़त्म हो रही थी और एक अपनी इंडिपेंडेंट रियासतें बन रही थीं, आज़ादाना जितनी भी रियासतों का तश्कील आ रहा था, तो उसमें आपकी बुक के हिसाब से 193 लिखे हुए और कुछ किताबों में 191 लिखे हुए। अब देख लेते हैं कि किस तरह का आपके पास एमसीक्यूज़ आता है। अगर उसके हिसाब से, अगर आपके बुक के हिसाब से तो 193 है, और अगर जनरल आ जाए तो 191 है। लेकिन उसूलन हर किताब में जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स हैं उसके हिसाब से 193 ही हैं। अब 24 अक्टूबर 1945 को यूएन के मेंबर्स में ये सारी की सारी जितनी भी उस वक्त की रियासतें थीं, जो 51 रियासतें थीं, वो तश्कील में आई, और अब इनके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो कहती हैं 193। और इसके परमानेंट मेंबर, जो मुस्तकिल मेंबरान हैं, वो 5 हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया और यूके हैं। अच्छा, इसको बनाने वाले जो हैं वो कौन है? यूके और यूएसए। याद रखिएगा, असल जो है वो यूएसए नहीं है, यूके है। यूके के बाद यूएसए है, फिर रशिया है, फिर फ्रांस है, और फिर चाइना है। अब ये सारी बातें जो हम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन है, थोड़ी बहुत मतलब गड़बड़ हुई हुई है। वो गड़बड़ इसलिए हुई हुई है क्योंकि बेटा, हम लोग अपनी एक बात के ऊपर जो होना चाहिए ना, कि एक बात पे कायम रहें। क्योंकि देखो, मैंने इस तस्वीर में भी रखा हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली के हिसाब से हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं। अब ये 193 का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं 12 से 15 रियासतें जो नॉन परमानेंट होती हैं उनको वोट देकर इनके साथ रखा जाता है। और आज की डेवलपमेंट कंट्रीज़ में ये पांचों कंट्रीज़ आती हैं। क्या ये वाकई में आती हैं, और क्या वाकई में ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही काम कर रही है? अभी देख लेते हैं। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके ऑर्गन्स जो जो अज्जा हैं, जो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं ताकि उसको रन सही तरीके से कर सकें। उसमें पहली आती है जनरल असेंबली, फिर आती है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आखिर में सेक्रेटरीट। लेकिन सेक्रेटरीट आपने देख लिया होगा कि जनरल असेंबली का जो मेजर जो पर्पस होता है वो हुकूमतों से होता है, लेकिन इसमें जो मेन ऑर्गन है जिसका असल मकसद रखा गया वो है सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि वॉर में सबसे अहम रुझान जब आता है, एनालिसिस आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है डिपार्टमेंट का वो है सिक्योरिटी काउंसिल का।
अब सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम यह है कि जितना भी पीस एंड सिक्योरिटी का काम है वो जितने भी मेंबरान हैं जो यूएन के साथ हैं उनको मुहैया करना है। अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में दुनिया में अभी भी अमन है, और अगर अमन है तो फिर ये सारी जंगें हो क्यों रही हैं? क्योंकि अगर रिसोर्सेज के ऊपर है या सोर्सेज के ऊपर है या ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस था कि जंगें नहीं होंगी, तो जंग हो क्यों रही है? और अगर हो रही है तो किस बिहाफ पे हो रही है? सिर्फ टेररिज्म पर ये देखना पड़ेगा, फंडामेंटलिज्म पर ये देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज पर देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम में आती हैं तो वो सारी चीज़ों को पहले नोट करती हैं कि इसके क्या असरात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो गए तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छी तरह याद रखिएगा। जनरल असेंबली में बातचीत करने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में अगर उसके अहकामात को नहीं अमल में करवाया जाए और फिर उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल उसको तरतीब ना दे और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी जो बड़े बड़े केसेस आते हैं वो अमल में ना आए, उसका कोई फैसला ना आए, तो फिर सेक्रेटरीट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वो सारी बातें हैं कि जहाँ पर यूएन कुछ तो इकदाम सही कर रही है, कुछ काम सही कर रही है, लेकिन सारे काम सही कर रही है ये आप डिसाइड करें। मैं आपको बता देता हूँ आपके लिहाज से क्या ये बातचीत होती है कि वाकई में यूएन अपने वो सारे इकदाम, एनालिसिस, जितने भी उनके कंटेंट्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे उसमें अमल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप देखा जाए यूनाइटेड नेशन का जो पाकिस्तान हिस्सा बना वो कब बना? 30 सितंबर 1947, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद होने के 45 दिन बाद ही यूएन का मेंबर बन गया बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने 40 कंट्रीज़ के दौरे किए सिर्फ 45 दिनों के अंदर, और उसी के हिसाब से पाकिस्तान मेंबर बन गया किसका? यूएन का। क्योंकि उस वक्त के हिसाब से वॉर ऑन पीस में इंडिया ने जो कंस्पिरेसीज हमारे साथ की हुई थी, जो चल रहा था, उसके हिसाब से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर अहमियत का हामिल होना था, तो हम उसके हिस्सेदार बन गए। और ब्रिटिश एम्पायर, मैंने आपको फिर कहा, उस वक्त की सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बनाने वाली थी वो ब्रिटिश थे, ब्रिटेन्स थे। फिर उसके बाद अमेरिकन आए, अमेरिकन में इसका हेड क्वार्टर आया न्यूयॉर्क में, और अब पूरी एजेंसीज जो काम कर रही है उनकी स्पेशलाइजेशन पर है, जो उनके मेंबर्स हैं, चार्टर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे उस पर इकदाम पे अमल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मकासद और निशाने, अब मैंने निशाने क्यों रखे? कि ऑब्जेक्टिव कॉलम निशाना भी होता है बेटा, सिर्फ मकासद नहीं होता, हदायफ नहीं होता, उसका निशाना भी होते हैं। क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनने के सबसे अहम पहला जो पॉइंट आता है जो उनके मैनिफेस्टो में, वह इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल का मतलब है पूरी बैनुल अक़वाम में, यानी कि पूरी दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी का अमल होगा। अब पीस एंड सिक्योरिटी आपके सामने है, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो फिर एक लिहाज से आज 21वीं सदी में जितनी भी जंगें हो रही हैं, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? क्यों नहीं रोक पा रही? क्या रीजंस क्या हैं? अब आप सोचें, क्योंकि ये हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, पूरी दुनिया कह रही है, पूरे इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। क्योंकि अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, बाकायदा जितनी भी मिडल ईस्ट है, गल्फ में, कहीं पे भी आप लगा लो, कहीं ना कहीं जंगों का रुझान अभी भी चल रहा है। अब वो जंगें क्यों हो रही हैं? क्यों नहीं उसको ख़त्म किया जा रहा? क्योंकि अपने इकदाम बेनिफिट्स नहीं निकल पा रहे, और ये यूएन का हिस्सा नहीं है, यूएन का हिस्सा नहीं है। अगर आप देखें तो इसका दूसरे पॉइंट में क्या, वर्ल्ड पीस एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि बैन अवी तनाज़ात को ख़त्म किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और जितनी भी थ्रेटनिंग दुनिया में है, चाहे वो पीस के हिसाब से हो, एग्रीशन के हिसाब से हो, तनाज़े के हिसाब से, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है। ये इसके मैनिफेस्टो में है, ये चार्टर में है इसके। तो अगेन वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल डिस्प्यूट, शायद सोचने वाली बात। फिर अगेन बात आती है कि इसमें सबसे अहम जो तीसरी बात आती है वो सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार है, ऑटोनॉमी है, ख़ुद मुख्तारियत है, और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। हर मुल्क को दोस्ताना ताल्लुकात इक्वल बेसिस पर होंगे, रिस्पेक्ट होगी, सॉवरेनिटी यानी कि उसके इक़्तिदार और उसके हाकमियत को अहमियत दी जाएगी, और सबके साथ ताल्लुकात एक जैसे रखे जाएंगे, जिसमें WHO है, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस पर आता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आता है, ये सारी चीज़ें हर मुल्क के साथ की जाएंगी, हो रही हैं। ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम, हो रहा है, आपको लग रहा है, और अगर ये कर रही है तो सही इकदाम कर रही है, तो इसके बाद फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए, ना बर्मा का इशू, ना कश्मीर का इशू, किसी का भी इशू नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहे हैं? सोचने वाली बात है। ये आप सोचें,
या आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि क्या वाकई में ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है? ये है असल बात। फिर सबसे अहम बात, इंटरनेशनल कॉपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन अब आप समझ गए होंगे, यानी कि इम्तियाजी मिजाज नहीं होगा। इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, किसी के हिसाब से भी हम लोग ह्यूमन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे ऑन द बेस ऑफ यूएन। एंड ह्यूमन राइट्स और आज़ादी चाहे किसी के लिहाज से भी हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो फेथ हो, चाहे वो जेंडर हो, हर लिहाज से इक्वल राइट्स मिलेंगे। यहाँ पे ये लिखा बेटा कि मुसलमान होगा, यहूदी होगा, क्रिश्चियन होगा, पूरी दुनिया को ये मिलेंगे। और जो इसका मेंबर होगा उसको लाजमी फॉलो करना है, ये लाजमी। अब लाजमी से मुराद आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो इसका मेंबर होगा वो इसको लाजमी फॉलो करेगा, तो वो हमेशा, सही सी बात है, एडवांटेज में ही रहेगा। और जब एडवांटेजेस में है तो वो कोई बुरा काम करने की सोचेगा भी नहीं। अब वो अलग बात है कि परमानेंट मेंबर्स क्या सोच रहे हैं। असल बात तो ये आती है ना, उनका काम है ना कि इसको रोकना। तो वो अगर इक़्तिदार के लिहाज से, पावर के लिहाज से, इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिहाज से किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, हम उनके ऊपर क्या इक़दाम लगा सकते हैं? सोचने वाली बात है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो फिर यूएन का जो असल मकसद जो लास्ट में आता है वो कौन सा है? मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इत्तेहाद में रखना, एक रखना उनका मेन ऑब्जेक्टिव में से आता है। ऑल एक्शंस जितने भी डिपार्टमेंट्स में बनाए गए हैं, चाहे वो यूएन एड्स हो, आईएलओ हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, ये सारे के सारे इकदाम जो डिपार्टमेंट्स में बनाए गए हैं वो पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए उनके अहकामात को और उनकी हाकमियत को, उनके इक़्तिदार को समझाने के लिए बनाए गए हैं। और क्या दुनिया में अगर ये काम अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या है? एक कॉमन सेंस की बात है। अगर ये उनके मैनिफेस्टो में है तो पहले ये सारी चीज़ों को देखें। अगर ये देखने के बाद अगर सीरिया में है, यमन में, या अफ्रीका में, या बर्मा में, या कश्मीर में, या कहीं पे भी ये गलत हो रहा है तो उसको रोकें, पहले देखें, चेक करें, सारे इकदाम करवाएं, सेपरेट इलेक्ट्रेशन करवाएं, अमन के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से अमन कायम करवाएं। काम करवाने के बाद फिर लोगों के अंदर ये तासुब ना पैदा करें कि यह ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही ख़राब है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका कोई फ़ायदा अगर नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल से क्या पूरी दुनिया के लिहाज से, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, तो उनके इकदाम भी बिल्कुल ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो। फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केटिंग अगर आपने देखनी है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को सिर्फ देखना है, तो फिर तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये काम है तो फिर ये सारे अवामिल करवाने चाहिए, ये अमल करवाएं, ये इस चार्टर के ऊपर अमल करवाना इनका अहम मुद्दा होना चाहिए। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ अगर समझ में आ गई और आपको पता हो तो तब भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।